वर्क पढ़े होंगे पिछले क्लास में, पढ़े हैं? वर्क पढ़ाए होंगे, कॉम्प्रेशन का वर्क, एक्सपेंशन का वर्क, नहीं? वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। और हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला में माइनस पी डेल्टा भी लगा देते हैं, है ना? रिवर्सिबल वर्क डन -2.303 NRT log V2 बाई V1। कैसे आया ये भी देखें। अब आगे क्वेश्चन भी बनाए थे, है ना? और एक बात और, वर्क डन बराबर एरिया अंडर पीवी ग्राफ, है ना? तो एरिया निकालेंगे तो वर्क डन निकल जाता है। अब आगे इंटरनल एनर्जी, यू से लिखते हैं, कहीं कहीं ई से भी लिखा रहता है ना? यू से लिखते हैं, कहीं कहीं ई से भी लिखा रहता है। इंटरनल एनर्जी, इसको डिफाइन करने के लिए वैसा कुछ नहीं है। सम टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेंट इन द सिस्टम, यानी जितना एनर्जी पे सिस्टम है उसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी, है ना? इसमें सम होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें जानना जानते हैं क्या होता है? आपको सवाल पूछेगा या पूछा हुआ होगा, इंटरनल एनर्जी में कौन सा एनर्जी नहीं आता है? तो ग्रेविटेशन एनर्जी नहीं आता है। इंटरनल एनर्जी में ग्रेविटेशनल एनर्जी काउंट नहीं होगा, वो तो ग्रेविटी लगाते हैं। इंटरनल एनर्जी होता किसका है? सिस्टम का होता है। तो सिस्टम जितना एनर्जी पर है उसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी, है ना? तो सिस्टम की एनर्जी एटॉमिक एनर्जी होगी, न्यूक्लियर एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी। कोई कहे रोटेशनल एनर्जी आएगा कि नहीं, तो आ जाएगा। वाइब्रेशनल एनर्जी आएगा कि नहीं, तो आ जाएगा। सिस्टम अलग अलग ढंग का होता है, तो ये सब एनर्जी काउंट होगा। लेकिन बाहर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी लगेगा वो काउंट नहीं होगा, ठीक है? तो सम टोटल एनर्जी contained in the system, contained in the system called as इंटरनल एनर्जी। अब बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी किस कैसे आएगा इसमें? तो आएगा, इंटरनल एनर्जी में एटॉमिक एनर्जी आएगा, एटॉमिक एनर्जी में खुद ब खुद न्यूक्लियर एनर्जी आएगा। सब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आप लोग को इधर उधर करेगा। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आएगा, है ना? पोटेंशियल एनर्जी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा, रोटेशनल एनर्जी आएगा, वाइब्रेशनल एनर्जी है तो आएगा, रोटेशनल एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा, एटॉमिक एनर्जी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ये सब एनर्जी आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, पुश, पुल does not contain in internal energy,
है ना। और कोई भी इधर उधर भड़काने की कोशिश करे ना, मतलब कोई भी क्या भड़काएगा, ऑप्शंस भड़काएगा, कोई भी का मतलब ये है कि ये आएगा वो आएगा। तो आपको ये समझना है कि हम एक सिस्टम है, वैसे ही कोई एक सिस्टम है, तो उसमें कौन सी एनर्जी में वो रह सकता है। जैसे एक सिस्टम हमारा केमिस्ट्री में या थर्मोडायनामिक्स में पढ़ना होता है, इंजन, मेन तो सिस्टम इंजन है, सिलेंडर और पिस्टन। तो सिलेंडर और पिस्टन शांत है तब भी एक इंटरनल एनर्जी पे है। जो बाइक देख रहे हैं, जो कार देख रहे हैं, उसकी एक इंटरनल एनर्जी है। उसमें एटम्स से बना है, रॉड है, लोहा है, तो इसमें एटम्स है, तो न्यूक्लियस भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी है। रुका है तो पोटेंशियल एनर्जी है, चलेगा तो काइनेटिक एनर्जी है। अब उसके इंजन के वाइब्रेशन से पूरा मशीन वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशनल एनर्जी है, घूमेगा, रोटेशनल एनर्जी भी कंटेंट है, वो सब उसके साथ है। रुके में अलग पड़े इंटरनल एनर्जी, है ना। और अब उसको हम कोई फोर्स लगाएंगे, उस पर लगाएंगे, तो वो तो इंटरनल एनर्जी में नहीं आएगा ना। कोई सिस्टम को आप धक्का दे रहे हैं तो एनर्जी तो लगा रहे हैं, तो आप लगा रहे हैं ना, सिस्टम की नहीं हुए। तो इंटरनल इसीलिए नाम, अंदरूनी एनर्जी, जितने एनर्जी पे आप खुद एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, दैट इज इंटरनल एनर्जी। ठीक है। तो मास पे डिपेंड करेगा कि नहीं, तो मास डिपेंडेंट, इसीलिए कैसा प्रॉपर्टी का एग्जांपल है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी और फ्री एनर्जी, चार क्वांटिटी इस चैप्टर में पढ़ना होता है। और ये चारों का चारों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज सब लिखा गया है। ठीक है। सुनो, ये चार एनर्जी थोड़ा दिमाग में सेटअप करो। देखिए सब आया नहीं, सब पर्सनल बात सबके सामने ही बोलते हैं, छूटेगा तो फिर कौन दोहराते जाएगा। इंथैल्पी अलग से बता रहे हैं, इंट्रोपी और फ्री एनर्जी। और फ्री एनर्जी को गिब्स एनर्जी भी कहते हैं। ये चारों कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव, है ना। चारों एक साथ याद रहेगा तो ठीक है, अलग अलग याद करोगे कि फलाना ही फलाना प्रॉपर्टी, तब गड़बड़ हो जाए। ये चारों का चेंज स्टेट फंक्शन, ये चारों का चेंज स्टेट फंक्शन, ये चारों का चेंज स्टेट फंक्शन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, चेंज इन इंथैल्पी, ये भी यहाँ पर लिख ही लेना, डेल्टा एस, चेंज इन इंट्रोपी और चेंज इन गिब्स एनर्जी। लिखवाया ना। तो ये सब स्टेट फंक्शन है ना। लिखवाए दोनों के एग्जांपल्स में लिखवाए। नाउ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे आप लोग, है ना। ये चारों एनर्जी दिमाग में जाता है, चारों एनर्जी दिमाग में जाता है। ये चार तरह का एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी है जो एक ही सिस्टम को होता है। नहीं जाता है, हमारे हिसाब से जाना चाहिए। रुको, हम बताते हैं, हम बताते हैं। इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, ये पोर्ट बर्बाद होगा, मतलब लिखना नहीं है, समझिएगा आप। फ्री एनर्जी, इस समझिए, ये जिंदगी के लिए समझना है, परीक्षा के लिए नहीं। कोई भी सिस्टम को ये चारों एनर्जी होता है। जैसे आप अपने को एक सिस्टम मान लीजिए, और आप पटना में रहने के बाद पढ़ने का काम कर रहे हैं,
है ना। तो आपको इस बात के लिए घर से टोटल सम ऑफ 10,000 मिलता है, 10,000 मिलता है। ये 10,000 में ही ये चार तरह की एनर्जी आपके साथ एसोसिएट करेगा। आप समझिएगा काम क्या है। तो पटना में रह करके क्या काम है, पढ़िए ना, पढ़ने ना, काम पढ़ने के लिए आए, लेकिन पढ़ने से पहले तो यहाँ रहना पड़ेगा। जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी में आप यहाँ पे एग्जिस्ट कर पाओगे पहले, तब तो पढ़ोगे। तो एग्जिस्टेंस का जो एनर्जी है ना, वही इंटरनल एनर्जी है। उसमें चौकी चाहिए, बेड चाहिए, टेबल चाहिए, लाइट चाहिए, खाना चाहिए, ताकि आप एग्जिस्ट करो, पहले रह सको। दैट इज इंटरनल एनर्जी। इसमें लग जाता है आपको 6,000 साफ, है ना। सबसे ज्यादा बड़ा बड़ा पार्ट खर्चे का वो इंटरनल एनर्जी होता है। एक सिस्टम आप देखोगे 100 सीसी में स्प्लेंडर बन सकता है, 150 सीसी में पल्सर बनता है, 350 सीसी लग जाता है तो बुलेट बनता है। आप स्ट्रक्चर इमेजिन करना, गाड़ी हल्की थी, गाड़ी थोड़ा भारी हुआ, गाड़ी और भारी हुआ। 800 सीसी का इंजन कम से कम लगता है तो मारुति का अल्टो बनता है। हल्का दिखाई दे रहा होगा कार में। 800 सीसी के बाद 1500 सीसी, 2000 सीसी होता है तो एसयूवी बनने लगता है। देख रहे हैं कहाँ पे बात, कहाँ से कहाँ हम कन्वर्ट कर रहे हैं दिमाग को, कि सिलेंडर की कैपेसिटी बढ़ रही है तो बॉडी का मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। पहले तो गाड़ी की इंजन स्टार्ट होगी तो अपनी भार को कैरी करेगा वो, उसके बाद ना आप बैठिएगा। इंटरनल एनर्जी वहां पे है ना। जितना भारी होता जाता है गाड़ी, माइलेज उतना घट जाता है। अल्टो लेकर के खुद से सब 22 के माइलेज देता है, एकदम तुरते गांव चला जाता है। फॉर्चूनर लेकर के माइलेज का बातें नहीं करता है, क्या आदमी है यार तुम फॉर्चूनर पे बैठ करके लीटर जोड़ रहा है, उस 7-8 पे चला जाता है। मतलब 1 लीटर मतलब 6-7 किलोमीटर चल गया तो चलिए ठीक है गाड़ी आपका, नहीं तो 4 पे जाएगा कुछ दिन के बाद। इंटरनल एनर्जी में ये लॉट ऑफ एनर्जी खर्च हो जाता है। जहां 22 किलोमीटर चल रहा था वहां 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चल रहा, 15 किलोमीटर किस चीज में गया, तो गाड़ी की भार को कैरी करने में। इंटरनल एनर्जी इसी को कहते हैं। पढ़ने में मतलब इसके साथ साथ में बात विचार के साथ में और एक आध अक्षर बढ़िया बता भी देंगे। एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं इसको। कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिस्टम की जो एनर्जी होती है उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। सिस्टम मतलब वही सिलेंडर और पिस्टन, 800 सीसी, 500 सीसी, 400 सीसी। इंथैल्पी, बचपन में क्या इंथैल्पी लगता है, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। इस 6,000 के बाद कम से कम आपको 500 रुपया या 1,000 रुपया रखना पड़ता है एट कांस्टेंट प्रेशर। लो समझ लो, एट कांस्टेंट प्रेशर आपको पैसे पे रखना पड़ता है। प्रेशर, प्रेशर क्या पड़ता है, अगर बीमार पड़ जाओगे तो किससे पैसा लोगे दवाई के लिए। वो तो थ्रेशोल्ड मनी है कि इतना तो कम से कम पैकेट में होना चाहिए ताकि हम थोड़ा स्टेबल रह सके। प्रेशर तो आएगा ही, तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे उसमें 1,000 रुपया पहले ही चाहिए, रख लेना चाहिए पहले से। अब देखिए इंट्रोपी, पढ़िए, पढ़ने में क्या लगेगा, एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को ही कहते हैं। एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को कहते हैं इंटरनल एनर्जी। एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर को कहते हैं, हाँ डिफिनेशन भी हम बता ही रहे हैं साथ में, पैसा भी बता रहे हैं। इंट्रोपी, अब यदि कोई आदमी है तो रैंडमनेस होगा। रैंडमनेस होगा मतलब कि आप यदि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो थोड़े बहुत रैंडम तो होइएगा। मतलब केवल कोचिंग ही नहीं जाना है, कभी कभी मॉल उल भी आदमी चल जाएगा, कभी गोलगप्पा खाने भी चल जाएगा। ये आपकी रैंडमनेस है,
है ना, कि मन किया तो थोड़े से इधर हो गए, थोड़ा उधर हो गए, तो इसमें भी खर्च होगा। सिस्टम के पास भी इंट्रोपी होता है। कोई सिस्टम चलेगा तो बॉडी में वाइब्रेशन होगा, नहीं, आवाज होगा तो साउंड एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। जैसे ही सिस्टम ऑन हुआ तो एनर्जी तो खर्च होगा उसमें। तो एनर्जी वो कहाँ से जोड़ा जाएगा? जो पेट्रोल 1 लीटर जल रहा है उसी से ना आ रहा है वो भी एनर्जी, दूसरे जगह से तो नहीं आ रहा है। अब सिस्टम जितना खराब होते जाता है, जितना पुराना होते जाता है, आवाज उतना ही बढ़ने लगता है। आवाज बढ़ने का मतलब है इंट्रोपी बढ़ रहा है, इंट्रोपी बढ़ रहा है ना। अब जो है, पहले जब बाबूजी बाइक दिए थे तो किसी को पता नहीं चलते थे, लेके भाग जाते थे। 10 साल हो गया, अब तो स्टार्टे करते हैं तो पूरे मोहल्ले जग जाता है। इंट्रोपी बढ़ गया। जैसे जैसे इंट्रोपी बढ़ते जाएगा वो क्या होगा वो बताते हैं। इसमें कम से कम 10,000 में 1,000 रुपया इसमें भी खर्च हो ही जा रहा है। 1,000, अब यदि ज्यादा रेंडोमनेस बढ़ा देते हैं तो 2,000 खर्चा हो जाएगा। सिस्टम के पास भी ये एनर्जी जो टोटल है, ये एनर्जी उसकी भी खर्च होती है। इसको कहते हैं एनर्जी ऑफ रेंडोमनेस, इसको कहते हैं एनर्जी ऑफ रेंडोमनेस। हर सिस्टम को रेंडोमनेस एनर्जी चाहिए। हम तो कह दिए वो निर्जीव है चाहे सजीव है, कोई भी सिस्टम है उसके रेंडोमनेस की एनर्जी होगी। ठीक है। अब वो घड़ी चल रहा है, वो सिस्टम है, तो वो काटा चले कट 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 आवाज सुनाई पड़ेगा। तो कट 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 का एनर्जी भी तो बैटरी जो लगा है उसी से निकल रहा है, ऐसे थोड़े ना वो चल रहा है ना। और अब देखो आगे बचा है फ्री एनर्जी। इसका नाम फ्री एनर्जी इसीलिए कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी नाउ फ्री फ्रॉम टू वर्क। 10,000 में 6, 7, 8 तो ऐसे ही चाहिए था आपको। कै रुपया बच गया जिससे आप काम कीजिएगा? बोले सर अब तो 2,000 बचा, इसी से न सर को पेमेंट कीजिएगा, कोचिंग में फीस दीजिएगा, तभी तो पर्यटन होगा। कम्मा तो ये करेगा, कम्मा तो इससे होगा, लेकिन इस कम्मा को होने के लिए ये 3 तरह की एनर्जी तो पहले चाहिए, तब जाकर के ये निकल के आ रहा है। बताइए, इसके बिना आप रह ही नहीं सकते। ये आप सिस्टम है तो खर्च करना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा दबा के। ये आदमी है चाहे वो मशीन है, रेंडोमनेस तो होगा ही होगा। किसी को किसी बात के लिए जितना कम होता है ना ये इंट्रोपी, सिस्टम को उतनी ज्यादा फ्री एनर्जी होती है। इसमें कमी बेसी ना कर सकते, इसमें भी कमी बेसी नहीं होता है, केवल इंट्रोपी में कमी बेसी होता है। जितना ये कम रहेगा, गाड़ी जब नई होती है यही कम होता है, फ्री एनर्जी ज्यादा होता है, इफिशियंसी ज्यादा होता है ना। बचपन सबके साथ भी यही होता है, जब शुरुआत का 2-4 महीना आता है रेंडोमनेस कम रहता है, पढ़ने के लिए ज्यादा ध्यान देता है। जैसे जैसे ये बढ़ते जाता है यही पर्यटन कम है। कुछ कुछ तो 40% हम लोग के यहाँ स्टूडेंट कमेगा इस वजह से कि इंट्रोपी काफी बढ़ा लिया, हमरो पैसा जो था वो खर्चा कर दिया है। और जब ये खर्चा कर दिया तो फिर हमारे यहाँ आ ही नहीं पाएगा ना, पर्यटन कैसे होगा उसका। अब इतना ही में जब उलझ गया तो ये वाला फ्री एनर्जी सोचता है कि बस यूट्यूब पे फ्री में कहीं से पढ़ लेंगे। चूंकि बढ़ाया क्या है, ये बढ़ाया है ना। तो हम लोग जो स्टाफ रखते हैं ना, सिंपली इसी को बढ़ने नहीं देने के लिए वो पैसा मांगते रहता है कि कहीं ई ना बढ़ जाए, ये बढ़ाता तो ये गया, इसका फ्यूचर खराब होगा, है ना। तो ये रहता है, इतना साइंस लगाते रहता है आदमी। अब बताइए इसको क्या बोलिएगा आप थर्मोडायनामिक्स में? अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क, इसीलिए कहते हैं फ्री एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क, टू डू वर्क, इसीलिए इसको और भी कहते हैं यूजफुल वर्क डन, यूजफुल वर्क डन। अब देखो वर्क डन ही तो सब था, सब तो एनर्जी ही था, लेकिन एक सिस्टम के पास
एनर्जी 1 लीटर पेट्रोल जलेगा तभी जो एनर्जी आएगी 1000 जूल, 10,000 जूल, उसी में सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी, अपनी इंथैल्पी, उसका इंट्रोपी, देन आफ्टर जो लेफ्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको कहते हैं फ्री एनर्जी। ठीक है, इसको कहते हैं फ्री एनर्जी। चलिए वो वाला डिफिनेशन लिखिएगा, ये पैसा वाला से तो ज्यादा समझ में आता है इसलिए समझा दिए, ये लाइफ लॉन्ग आपका काम देगा कि एक्चुअली में इतना तरह का एनर्जी होता क्या है, सब तो एनर्जी ही है। और सब एक दूसरे पे कितना डिपेंडेंट है बताइए, ये सिर्फ ये फायदे की बात है। कितनी इफिशियंसी हुई, 10,000 में 2,000 का काम हो रहा है, 20%। एक इंजन की इफिशियंसी कितना होता है, मैक्सिमम 20 से 30%। बाकी सब एनर्जी जरूरी है, इतना कैरी करने के बाद एक वर्क डन हो पाता है। ये लिखना है, हीट इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, एनर्जी ऑफ रेंडमनेस, अमाउंट ऑफ टू वर्क। पहले ये चारों टर्म दिमाग में आ जाए। यहाँ जोड़ देना, एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखे हैं, एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, एनर्जी ऑफ रेंडमनेस, अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क। इससे आपको समझ में आएगा ना कि एक रिएक्शंस में जो इतना एनर्जी निकालते हैं तो वो क्या निकलता है। कोई एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकलता है, कोई एनर्जी कांस्टेंट प्रेशर पे निकलता है, कोई एनर्जी इंट्रोपी जब निकाल रहे होते हैं तो वो सिस्टम के रेंडमनेस की एनर्जी निकाल रहे होते हैं। तो आया दिमाग में ये चारों एनर्जी, थर्मोडायनामिक का ये चार क्वांटिटी को यदि ऐसे समझेंगे, क्वेश्चंस भी बनेगा और कॉन्फिडेंस भी होगा। नहीं, रिकॉर्ड ऐड कर देंगे। अभी कुछ पढ़ाए का है, अभी बस शुरू ही की। तो आ जाइएगा टाइम ही से, कोशिश कर रहे 12 बजे आ ही जाए। देखिए खाली हम ही रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते, इन लोग फ्री होता है 12:50 तक। थोड़ा सुधार कीजिए। अब देखो, सुन लो एक बात और समझाते हैं। थर्मोडायनामिक्स में ये सब बातें कुछ दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। ये सब कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी कैलकुलेट नहीं होता है, कि कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी कैलकुलेट, क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, ये कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट, चेंज इन इंथैल्पी कैलकुलेट होता है, चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट होता है, चेंज इन फ्री एनर्जी कैलकुलेट होता है। ठीक है, कैलकुलेट हो भी कैसे, कैलकुलेट करना ठीक भी नहीं है, कैलकुलेट करना सामाजिक बात भी नहीं है। अब ये कैसे बताए कि कोई 10,000 में रहता है, कि कोई 12,000 में रहता है, या कोई 8,000 में काम चला लेता है, या 20,000 में काम चलता है, या किसी को 50,000 भी खर्च हो सकता है कि नहीं। अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना। कोई कहेगा कि हम ना भाई हम होटल मौरिया में रह के पढ़ाई करते हैं,
तो 10,000 रुपया डेली का खर्चा है उसको, बात खत्म, है ना। ये कैलकुलेटिव अमाउंट नहीं है। हम क्यों बता रहे हैं, ये कैलकुलेटिव अमाउंट नहीं है। चेंज कितना हुआ ये कैलकुलेट किया जा सकता है ना। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, कितना पे कोई एग्जिस्ट कर रहा है, ये औकात की बात हुई। क्यों पता करना है, ऐसे समाज में भी पता नहीं करना है, ऐसे ही इसमें भी पता नहीं करना है। किसके पास कितना प्रेशर, कितना पैसा है, कब निकालेगा, इंथैल्पी, कांस्टेंट प्रेशर, ये क्यों पता करना है। ये अलग अलग है तो अलग अलग होगा। चेंज पता कर सकते हैं हम लोग, ये मेजरेबल क्वांटिटीज नहीं होता है, हम ये कह रहे हैं। इंटरनल एनर्जी किसी का इंथैल्पी या इंट्रोपी, फ्री एनर्जी मेजरेबल क्वांटिटी नहीं होता, बट देयर चेंज आर मेजर्ड, but their change are measured. That is why it is called the state function. Right? Now, the first law of thermodynamics. ये लॉ क्या है, 5,000 साल पहले ये लॉ बना था। ये लॉ कृष्ण भगवान बनाए थे। बोले क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओ, खाली हाथ आए खाली हाथ जाओ, जो है सब यहीं का है, सब यहीं छोड़ के जाओ। यही कहने का मतलब था कृष्ण भगवान का। उसी बात को देखते हुए एक साइंटिस्ट बताया, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट चेंजेस देयर फॉर्म्स। एनर्जी को न बनाया जा सकता है न बर्बाद किया जा सकता है, इस सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है ना। आत्मा अमर है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में घुस जाता है। ये सब कृष्ण भगवान का जो नियम था, बस वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना। अब खोजना है कि किनका आत्मा कहाँ गया है। बाबा सबका रोजगार इसी से चल रहा है ना। एनर्जी neither be created nor be destroyed, it changes their forms only. यानी कहने का मतलब है टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट, यही ना। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट। इसी बतवा को ना बोलते लोग, आपके होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है तब भी ठीक है, न है तब भी ठीक है। जाइएगा तो 2-4 दिन आदमी याद भले कर सकता है, बाकी तो कहानी खत्म है। मतलब सब ये लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही है, सबसे रिलेट हो जाएगा। एनर्जी नाइदर भी क्रिएट। अब देखो इसको मैथमेटिकल एप्लीकेशंस में कैसे लेके आए, है ना। अब वही जो महाभारत है कृष्ण भगवान का, उसी को मैथमेटिकल एप्लीकेशंस में लाना है। सिस्टम मतलब सिलेंडर और पिस्टन, सिलेंडर और पिस्टन, ठीक है। सिलेंडर की इंटरनल एनर्जी मान लेते हैं, यू मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेजर करना ही नहीं है, करना भी नहीं चाहिए, है ना। ये इंटरनल एनर्जी का मतलब है औकात की बात कर रहा है, सिस्टम की औकात कितना है।
तो ये मेजर नहीं करना चाहिए। कोई सिस्टम है कि वो किसी इंटरनल एनर्जी पे एग्जिस्ट कर रहा है, बस उसके एग्जिस्टेंस से आपको मतलब होना चाहिए, दैट इज यू। अब इस पे साइन कन्वेंशन से हम क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दिए, है ना, हमने इसको हीट सप्लाई कर दी, ठीक है। तो सराउंडिंग से गया होगा, कोई एनर्जी बना ही नहीं सकता है, तो कोई क्या देगा, देगा कोई ये, है ना। इसी बात को नहीं बोलता है, वो बोलता है कि हम कर दिए, हम कर दिए, हम को छोड़िए, है ना, सब हम लोग बोलिए, भगवान की कृपा बोलिए, लेकिन वो बोलता है ना हम ही किए। तो देखिए ये सब बातें समाज में होता रहता है, कोई हम नहीं होता है। यू प्लस क्यू, सिस्टम को हीट एनर्जी दिए, सराउंडिंग दिया होगा, इंटरनल एनर्जी क्यू हो गया। अब इस पे, है ना, वर्क भी कर दिया, कुछ अमाउंट का वर्कडन भी सराउंडिंग करेगा। क्या करें, हम आप कौन होते हैं करने वाले, सराउंडिंग ही करता रहता है। नहीं, आपने भी कुछ करते ना तो सिस्टम है हीट दे ही देगा अगल बगल वाला, है ना, कि कुछ गर्मी इसको होता है, देखते क्या करता है, कुछ वर्कडन भी कर देगा। अब देखिए आपकी इंटरनल एनर्जी U प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू, इतना ही करके कहते हैं। हम तो कहे थे पहले, समाज में ये कहता है हम तो पहले से कहे थे, ये बतवा तो तक कोई कहवे किए थे, वही हीट एनर्जी दे रहा था, वर्कडन कर रहा था। अब क्या होता है कि आपकी इंटरनल एनर्जी में बदलाव आ जाती है, क्योंकि हिट भी दिया है समाज, वर्कडन भी किया है समाज, तो आपकी इंटरनल एनर्जी में बदलाव हो गया, और हो गया अब यू, पहले था U1। अब ये कह रहे हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इन्हीं के लहजे में तो हम भी कह रहे हैं, ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो सिस्टम में सराउंडिंग से गया, सराउंडिंग ने वर्कडन किया, तो सिस्टम की चेंज क्या हुई, इंटरनल एनर्जी चेंज होकर के क्या हो गया U2। लॉ लगा रहे हैं ना हम कुछ कर नहीं रहे हैं, कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सब तो भगवान का है। अब देखिए ये क्या बन जाता है, U1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू बराबर U2। तो बताओ Q प्लस डब्ल्यू बराबर U2 माइनस U1। U2 माइनस U1 को कहेंगे ना चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और समाज क्या कहेगा, समाज कहेगा कि पहले का देखा था वही आदमी, अब देखो तो जरा कितना बदल गया है, इंटरनल एनर्जी बदल गया। आज ये बदल रहा है, वो क्या कहेगा, हम कहाँ बदले थे, समाज बदल दिया है हमको, ये करने पर मजबूर कर दिया। तो वही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q प्लस, एटलीस्ट 3-4 बार तो पूछा ही होगा परीक्षा में कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है ना। तो डेल्टा U बराबर Q प्लस डब्ल्यू, इट इज ए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। यही कृष्ण भगवान 5000 साल पहले कह दिए थे, है ना, कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चेंजेस देयर फॉर्म्स ओनली। और गरुड़ पुराण में यही लिखल है, जैसन बरकटन कीजिएगा इस समाज में जैसन काम कीजिएगा वैसा ही कुछ पाइएगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, ये सब पढ़ने के अलावा थोड़ा बाबूजी का डेवलपमेंट है, ये सब बोलते रहते हैं उसको उस तरह से समझते रहते हैं, सुनते चूंकि उन्हीं का है तो, और सुनते तो है नहीं, लेकिन वैसे ही कुछ बोलते रहते हैं, कुछ हो कर दीजिए कुछ फर्क ही नहीं पड़ता ये भी नहीं कर सकते हम कि बोलेंगे तुम क्या कर सकता है भगवान की। चलिए ठीक है भगवान ही की, लेकिन कोई गलत चीज कर दे तो तुम ही किया है तो, तो वैसे ही अच्छा हो रहा है तो सब ऐसे ही हो रहा है देखिए। अब इसी पर न्यूमेरिकल्स बनाना रहता है, इस सब बातों को समझ जाओगे ना, बर्केडन बाय द सराउंडिंग, ये ऑन द सिस्टम है ना, तो प्लस माइनस वाला प्रॉब्लम में खत्म हो जाएगा, कौन किया नहीं किया ये सब समझ में आ जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू को कहते हैं, अगले बोर्ड में लिखते हैं, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। सुनो एक बात और बताते हैं, ऑप्शन में जब ये आता है ना तो यही टिक लगाना, कभी कभी ऑप्शन में ऑप्शंस में क्यू माइनस डब्ल्यू रहता है, मत टिक लगा, तुमको लगेगा तुम एक के बाई द सिस्टम ऑन द सिस्टम, यहाँ पे नहीं ऐसा सोचना है। फर्स्ट लॉ क्या है, तो फर्स्ट लॉ यही है, बर्कडन सराउंडिंग ही किया इस सिस्टम पर, आप पे जो दबाव होता है वो समाज के तरफ से ही आता है, आप सिस्टम हो तब, इसलिए पहले प्लस डब्ल्यू। ठीक है, और इसमें हम लोग माइनस डब्ल्यू लिख ही नहीं सकते, ये प्लस ही डब्ल्यू होगा। अब डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा भी होता है ना, इसलिए बता रहे हैं कि माइनस डब्ल्यू सोचना ही मत, यदि एक बार सोच भी लिए और कहीं पर किसी किताब के चक्कर में पढ़ करके भी प्रॉब्लम हो गया, पिछला जमाना में एबीसी और प्रदीप और कॉम्प्रिहेंसिव, ये तीन किताब का डैमेज हुआ है बस यही करके, पूरे थर्मोडायनामिक्स में कब क्या लिख दे, कभी माइनस डब्ल्यू, जैसे आंसर आए वैसे ला के रख दे, है ना, तो बाकी सब चलने लग गया, फिर सीनेज और जीआरबी पब्लिकेशन और ये, और नहीं तो पहले वही ज्यादा था। डेल्टा यू बराबर उसमें लिखल था क्यू माइनस डब्ल्यू भी, क्यू माइनस पी डेल्टा पे। अब देखिए तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यदि वहां पे हम लोग माइनस पढ़ लें तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर क्या, क्योंकि हम लोग साइन कन्वेंशन ऑलरेडी लगा चुके हैं, बर्कडन बराबर माइनस पी डेल्टा पे, है ना। अब यदि न्यूमेरिकल में यदि कहेगा आपको अलग से, तो प्लस लिखने के बाद -10 जूल, +10 जूल लगाते रहो, लेकिन फर्स्ट लॉ क्या है, तो बस यही, इसीलिए वो कृष्ण वाला ज्ञान भी हम दे रहे थे कि हीट गिवन टू द सिस्टम, बर्कडन ऑन द सिस्टम कहाँ से आया है, तो सराउंडिंग से आया, इसलिए तो इंटरनल एनर्जी में बदलाव होगा। तो डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस पी डेल्टा भी, क्या इंटरनल एनर्जी चेंज। अब देखिए आप, इफ डेल्टा भी बराबर 0, प्रोसेस हो गया आइसोकोरिक, प्रोसेस हो गया आइसोकोरिक, तो ये टर्म 0, तो डेल्टा यू सीधा केवल किसके बराबर, क्यू के बराबर,
चेंज इन इंटरनल एनर्जी उतना ही होगा जितना हीट गिवन टू द सिस्टम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी उतना ही होगा जितना हीट गिवन टू द सिस्टम। जो आपने हीट दिया है सिस्टम को, बस वही अमाउंट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा आइसोकोरिक प्रोसेस में। इफ, अब ये सब क्वेश्चन बता रहे हैं, डेल्टा यू बराबर 0, जैसे कहते हैं फलने में तो कोई बदलाव ही नहीं हुआ यार, जैसे देखे थे 20 साल पहले वैसे ही आज भी दिख रहा है, सिस्टम में कोई चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ ही नहीं। मतलब जो समाज उस पर हीट दिया, जो अपघटन किया, वो हीट अपघटन बराबर कर दिया, अपने को बचा लिया है। ठीक है, जो भी प्रेशर आया वो अपना अपघटन में कन्वर्ट हुआ और अपने आप को सेफ ही रखा है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर Q माइनस P डेल्टा बी, दैट इज Q बराबर P डेल्टा, है ना। इंटरनल एनर्जी चेंज 0 कब होता है, ये चैप्टर में आगे बढ़ना है ना। ये कब होता है, ये आगे बढ़ना है, हम देखेंगे आइसोथर्मिक प्रोसेस में वो 0 हो जाता है ना। आइसोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 हो जाता है, आगे आएगा। क्लियर। तो Q बराबर P डेल्टा भी होगा, कब होगा, जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा। हाँ, ये सबको टिक लगाते जाइएगा, और आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सब, है ना। ये सब पूछ पूछ के आपको फंसाने की कोशिश ढेर करता रहता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दूसरा टर्म है इंथैल्पी। अब हम जैसा कि बताएं आपको, आ जाएगा सब। हाँ, आइसोकोरिक आइसोबारिक में पी कांस्टेंट, आइसोबारिक का ही और आएगा, कुछ कुछ बातें और आएगा इंटरनल एनर्जी के लिए आगे। एंथैल्पी, क्यू के लिए कुछ नहीं कहते, इसलिए क्यू ही एंथैल्पी बन जाता है। तो क्यू को छोड़ दिए अभी फिलहाल, इसीलिए कि वही एंथैल्पी बन जाता है ना। जो हीट गिवन टू द सिस्टम है ना, तो कांस्टेंट प्रेशर पे ही है ना। देखिए ना, पी डेल्टा भी था, तो पी तो कांस्टेंट ही था, तो हीट दे रहे थे कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उसी हीट को तो एच कहते है ना। हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर कॉल्ड एज एंथैल्पी, है ना। हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर।
देखिए इंथैल्पी और इंथैल्पी चेंज के डिफिनीशन में आपको यहाँ पे अंतर दिखाई दे रहा होगा, है ना। आप लोग को रहता है इंथैल्पी चेंज का ही डिफिनीशन आप लोग ज्यादातर जानते हैं। क्या लिखें? हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर कॉल्ड एज इंथैल्पी की इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी चेंज। तो इंथैल्पी किसको कहते हैं? सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन कॉल्ड एज इंथैल्पी। मतलब ये हुआ कि इंथैल्पी को यदि आप H से लिखते हैं तो H बराबर चेंज इन इंटरनल एनर्जी आने की, चेंज काहे के लिए लिखे, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी लिख देते ना, चेंज नहीं, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, U प्लस P भी। सुनते रहिएगा, यदि आपके सामने इसके डिफिनीशन को ये ला दिया जाए ना तो आपको याद रहेगा ज्यादा दिन तक, इसलिए सुनना है और सवाल भी बनेगा, कॉन्फिडेंस भी होगा। सम ऑफ, देखिए H कैसे डिफाइन किए? इंथैल्पी को डिफाइन किया कि इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन को जोड़ देते हैं तो जो एनर्जी होता है उसको हम लोग इंथैल्पी कहते हैं। क्या क्या जोड़ना है? इंटरनल एनर्जी, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, ये इंथैल्पी कहलाता है, इंथैल्पी चेंज नहीं। तो इंथैल्पी चेंज लाने के लिए डेल्टा H बराबर क्या लिखेंगे? H2 माइनस H1। तो डेल्टा H बराबर बताना बचवा लोग, H2 मतलब U प्लस पी बी, U प्लस पी बी 2 माइनस U प्लस पी बी 1 बराबर U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 प्लस P1 V1। देखते रहिएगा, थोड़ा देखते रहिएगा, U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 माइनस P1 V1। तो डेल्टा H बराबर U2 माइनस U1 एक साथ कर दें, क्या कर दें? U2 माइनस U1 और प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। तो डेल्टा H बराबर U2 माइनस U1 को डेल्टा U कहेंगे, प्लस नहीं भाई ऐसे कैसे, P2 माइनस V2 P1 V1 एट कांस्टेंट प्रेशर, यहीं पर ना इंट्रोड्यूस करना है इस बात को, एट कांस्टेंट प्रेशर P2 बराबर P1 बराबर लेट P, क्या तब जाके डिफिनेशन बनेगा और यही डिफाइन कर देगा कि कांस्टेंट प्रेशर, हीट कंटेंट एंड कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा लिख दें, इसको कहते हैं इंथैल्पी चेंज। तो क्या इंटरनल एनर्जी चेंज में इंथैल्पी चेंज नहीं था? एक मिनट, थोड़े पेशेंसफुली। P डेल्टा भी कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बोलो जरा पलटने दो हमको, देखो तो Q बराबर क्या लिखते हैं? डेल्टा U प्लस, अभी भी तो है कि नहीं है कि नहीं है? यदि हम आगे बढ़ते हैं, लिखना छोड़ दीजिएगा, हम पीछे कर देंगे। क्या आया है? डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस, ये तो आया है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, Q बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा भी आया था कि नहीं आया था? अभी लाके दिखाएं जरा, बताइए। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिख सकते हैं हम? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डेल्टा H बराबर बताइए
यदि हम इंथैल्पी चेंज को लिखते हैं हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, क्या माने थे? कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर कॉल्ड एज इंथैल्पी चेंज। डिफिनेशन बना कि नहीं बना? वही डिफिनेशन लिखे थे पहला, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज इंथैल्पी चेंज। हाँ पीछे करते हैं। समझ में आ गई बात? समझ में बात आई क्या? और 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 सुनिएगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी, इफ डेल्टा भी बराबर 0 तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू होगा या नहीं होगा? वही पहले भी लिखे थे, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो इंथैल्पी चेंज और इंट्रोपी चेंज दोनों बराबर हुआ। क्या देख रहे हैं? सवारी तो पहले से किया हुआ है ना। लिखिए, डेल्टा भी बराबर 0 आइसोकोरिक हुआ, आइसोबारिक यहाँ पे किए। लिख दिए। कांस्टेंट प्रेशर है इंथैल्पी चेंज, और कांस्टेंट वॉल्यूम तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। चेंज इंटरनल एनर्जी का डिफिनेशन लिखे थे, दिखा तो दिए थे, डेल्टा एच बराबर क्यू। यहाँ पे
हो गया। लिख दिए, देख लिए दोनों सामने सामने है। कैसे हीट कांटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर को डेल्टा एच कहते हैं, आ हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम को चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और ये कोई याद करने वाली बात नहीं, आपके सामने आया है ना, ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही ये दो टर्म आया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो दो टर्म था Q और डेल्टा U, थर्मोडायनामिक्स का दो क्वांटिटी हो गया आपका, प्रेस क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी चेंज और इंथैल्पी चेंज। इंट्रोपी अलग से आता है, पहले अभी दोनों की ही बातें होंगी। तो डेल्टा H बराबर क्या लिखेंगे, अगेन डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा B की माइनस P डेल्टा B। हाँ, ये प्लस माइनस में भी दिक्कत है ना। डेल्टा H बराबर डेल्टा U माइनस P डेल्टा B, और डेल्टा U बराबर लिखना रहे तो माइनस लिखा है क्या। और ये लिखे सिर्फ थोड़े हैं यार, आया यही है क्या। वो देखो ना वहां पे चेंज किए हैं, तो प्लस P2 बराबर P1 बराबर P, तो P कॉमन लिए थे, V2 माइनस V1, तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा B आया, दैट नॉट माइनस P डेल्टा B। तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा B। अब रिएक्शन में चलते हैं इसका, थर्मोडायनामिक्स तो ये है। थर्मोकेमिस्ट्री में क्या है कि हम लोग रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल का चेंजेस दिखाई पड़ता है। डायनामिक्स में सिलेंडर और पिस्टन दिखाई पड़ता है, तो वॉल्यूम चेंज होगा सिलेंडर का। लेकिन केमिस्ट्री में रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन में क्या वॉल्यूम चेंज तो लिखेगा, यदि नहीं लिखेगा तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन नंबर ऑफ वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। जो कि एवोगाड्रो साहब कहे थे कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल क्या। तो P डेल्टा भी को हम लोग कैसे इक्वेशनल फॉर्म कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। PV बराबर nRT, P डेल्टा V बराबर डेल्टा nRT, है ना। लेकिन डेल्टा NG लिखेंगे, क्योंकि गैसियस ही वर्कडन करेगा, गैस ही वर्क करेगा, सॉलिड क्या वर्क करेगा, सॉलिड थोड़ी ना पिस्टन धकेलेगा। तो डेल्टा NGRT वेयर डेल्टा NG बराबर चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस मोल लिखना चाहिए ऑफ रिएक्शन। और डेल्टा NG निकालते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, है ना। खाली गैसियस स्टेट में जो रहेगा, स्टीम रहेगा, वेपर रहेगा, वो लगेगा यहाँ,
है ना, वेपर जो होगा वो लगेगा यहाँ पे। तो पी डेल्टा भी बराबर डेल्टा एन जी आर टी। पी डेल्टा भी बराबर डेल्टा एन जी आर टी, इसको इसमें पुट कर दें। नहीं, आइडियल गैस इक्वेशन से पी डेल्टा भी बराबर डेल्टा एन जी आर टी, और इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें। पुट द वैल्यू ऑफ पी डेल्टा भी। तो पी डेल्टा भी बरा क्या ही लिखा था, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर, है ना, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर, जहां पर एन जी निकाल देंगे, गैसियस प्रोडक्ट माइनस रिएक्ट कर। ठीक है, अब देखो इससे निकल के आएगा, इफ डेल्टा एन जी बराबर जीरो, चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट है ही नहीं उसका, तो फिर से क्या हो जाएगा, है ना, पहले डेल्टा भी बराबर जीरो होने से होता था क्या, और यदि डेल्टा यू बराबर जीरो, आइसोथर्मल प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी जीरो होता है ना, मौका लगता है तो लिखते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होता है। तो डेल्टा यू बराबर जीरो, तो डेल्टा एच बराबर सिर्फ क्या निकल जाएगा, डेल्टा एन जी आर टी से। इधर का फॉर्मूला सीरीज हो गया, अब उस सीपी में जाएंगे तब आएगा फिर से बातें। हो गया, डेल्टा यू बराबर जीरो लिखे तो हो गया ना। ठीक है, ये लिखे हैं कहीं पे, और Q बराबर क्या लिखेंगे, प्लस डब्ल्यू की माइनस डब्ल्यू, जहां पे लिखे वहां पे चलो, तो डेल्टा यू बराबर जीरो, तो डेल्टा यू बराबर जीरो लिख दिए थे, Q माइनस पी डेल्टा भी, तो Q बराबर पी डेल्टा भी, बर्कडन के फॉर्म में लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ना, क्योंकि W बराबर होता है पी डेल्टा भी, है ना, तो लिखेंगे ना, Q बराबर क्या लिखेंगे ना, बहुत दिमाग लग गया क्या, अरे डेल्टा यू बराबर जीरो यहीं पे, तो Q बराबर माइनस डब्ल्यू में लिखेंगे ना, कितना सोचने लग जाता है ये कुछ छोटी बात, ये तो हमको लिखने नहीं था। जानते हो क्या स्टेटमेंट क्या देंगे, स्टेटमेंट क्या देंगे कि इफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, देन heat taken from the surrounding
इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। बोलो स्टेटमेंट है कि नहीं है? सही स्टेटमेंट है कि नहीं? क्या जहां लिखे वहां जगह है? नहीं तो फिर अलग से लिख देना कहीं पर केस करके, है ना। ये स्टेटमेंट लिखने के लिए हम आए पीछे घूम करके। इफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, change in internal energy is zero, then heat supplied to the system is equal to work done by the system। निगेटिव में वर्क डन है मतलब बाय द सिस्टम, है ना। वही वर्क डन ऑन द सिस्टम करके ऑप्शन बना देता है। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो स्टेटमेंट बन जाता है ना। जितना दिए सराउंडिंग ने, जितना हमको दिया उतना का काम कर दिया। पहले भी बाइक से चल रहे थे, आज भी चलते रहते। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कुछ हुआ नहीं। नहीं देखो ना क्या स्टेटमेंट है। बाबूजी कहते नहीं, जितना कमाता है सब खर्चे कर देता है, बचता कुछ है, करता काहे के लिए? किस भगवान करनी है? कमाए खर्चे करने के लिए। क्या कोई बदलाव इंटरनल एनर्जी में आ ही नहीं रहा है? क्यू बराबर माइनस डब्लू, क्यू बराबर माइनस डब्लू। ये कौन सा बात है जी? जितना कमाए, जितना सराउंडिंग ने दिया उतना का खर्चा कर दिया, अमाउंट तो प्रकटन कर दिया, बात खत्म। हम में कोई बदलाव नहीं आया, है ना। रहन सहन में कोई बदलाव नहीं आया। इंटरनल एनर्जी रहन सहन को कहते। अब इसी तरह से जो है फार्मूला सबसे क्वेश्चंस बन जाए, वो तो थोड़ा थोड़ा इसमें महाभारत डाले हैं। अब देखिए क्वेश्चंस कुछ करेंगे। मेरे पास शुद्ध इंथैल्पी का क्वेश्चंस रहना चाहिए अभी। हाँ अब दे देंगे। बाद आते हैं, अब बबलू जी को कह दो वो भुला ही रह जाते हैं। लिखिए 10 ग्राम आर्गन गैस, 10 ग्राम आर्गन गैस, उसमें बहुत खर्च नहीं, समझ नहीं दे रहे हैं। 10 ग्राम आर्गन गैस, आर्गन एटॉमिक मास कितना? 40, 18 40 है। आर्गन गैस, आर्गन एटॉमिक मास 40 जरूरत पड़ेगा। इज compressed isothermally, is compressed isothermally and reversibly, isothermally and reversibly at a temperature of 27 डिग्री सेंटीग्रेड, at a temperature of 27 डिग्री सेंटीग्रेड from 10 लीटर to 5 लीटर। फ्रॉम 10 लीटर टू 5 लीटर। कैलकुलेट। अब जो लिखा है ये IIT 2007 का सवाल है, एडवांस का। कैलकुलेट क्यू, केवल क्यू लिखा है, नाम नहीं कुछ है, कॉमा डब्लू,
डेल्टा यू एंड डेल्टा एच सब कुछ इसी में निकालना है फॉर दिस प्रोसेस। नोट में कहीं पर लिख दो, याद नहीं रहेगा तुम लोग को कि आइसोथर्मल प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होता है। कहीं नोट में ऊपर नीचे कहीं लिख दो, है ना। 2-3 बार कोशिश किया लेकिन कहीं मौका नहीं लगा। नोट में कहीं पर लिख दो, पहले चाहे बाद में। इन आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, 40। इंटरनल एनर्जी चेंज इज 0 इन आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी आणि डेल्टा यू बराबर 0। अब बनाइए क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन से आंसर? आइसोथर्मल रिवर्सिबल, तो वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस -2.303 nRT log V2 बाई बराबर -2.303 गुना n 10 ग्राम बटा 40 कर दें 8.314। टेम्परेचर कितना दिया था? मतलब 300 केल्विन। 10 लीटर से 5 लीटर की 2 लीटर, 2 लीटर की 5 लीटर, 10 से 5 है, लॉग 2 लगेगा बराबर -2.303 गुना 0.25 फ्रॉम 10 ग्राम आर्गन गैस कॉम्प्रेस किया है, तो कॉम्प्रेस किया तो हाँ ठीक है, कॉम्प्रेस किया था बच्चा फ्रॉम 10 लीटर टू 5 लीटर, तो V2 5 लीटर, V1 10 लीटर, 1/2 5 गुना 10⁻⁻1 ना लिख दूं क्या? -2.303 गुना 0.25 गुना 8.314 गुना 300 लॉग -1 पूरा प्लस कर देगा क्या? -1 माइनस लॉग 5 प्लस में ना लॉग 5 क्या है? log 5 -1 वही आ रहा है क्या? गुना कर दो, टू 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 300
3 1 4 मल्टीप्लाइड बाई 300। ठीक आ रहा है क्या? ठीक आ रहा है। 1436.03 यानी लॉग नहीं लगाए हैं। -1 प्लस log 5 का वैल्यू, log 5 का वैल्यू, log 5 का वैल्यू 0.69 यानी 0.7 -1436.03 इंटू -1 0.7 है यानी -0.3 माइनस माइनस हो गया प्लस 1436.03 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 430.809 जूल। पॉजिटिव में प्रकटन आ गया देखिए अपने आप। तो प्रकटन ड्यूरिंग कंप्रेशन पॉजिटिव में ही आना चाहिए था। प्रकटन ऑन द सिस्टम हुआ है ना, प्रकटन ऑन द सिस्टम नहीं, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड आया है। प्रकटन ऑन द सिस्टम। और क्या क्या तो पूछ रहा था, प्रकटन के अलावा क्या पूछ रहा था? क्यू भी पूछ रहा था। डेल्टा यू आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, डेल्टा यू आइसोथर्मल प्रोसेस है 0, प्रकटन तो निकल गया। अब डेल्टा यू पूछ रहा था तो 0 हो गया। और क्या पूछ रहा था? एच बी। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू है ना। डेल्टा यू तो सिस्टम का 0 है, दैट इज क्यू प्लस डब्ल्यू। बोलो क्यू बराबर यानी क्यू बराबर कितना लिख दे -430.809। तो अंतर है कि नहीं? जो प्रकटन आ रहा था उसका नेगेटिव में क्यू आया। क्या यही हुआ? जितना प्रकटन हम पे आप किए उतना ही हीट हमने सप्लाई कर दिया है ना, या जितना आपने हमको हीट दिया उतना का हम प्रकटन कर दिए। डेल्टा एच जरूरी है क्या? गैस इसी से बन जाएगा। डेल्टा एच बराबर फॉर्मूला होता नहीं। तो एनजी के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल कौन सी चला रहा था? ऐसा तो कुछ है। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू है ना, प्लस पी डेल्टा भी था, प्लस पी डेल्टा भी था। तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। क्या? तो डेल्टा एच तो 0 है। है ना, डेल्टा एच बराबर -डब्ल्यू बराबर -430.809। है ना, जो क्यू था वही डेल्टा एच। क्यू को ही डेल्टा एच कहते ही हैं, वो तो निकालने के लिए दिया है झूठे। जो क्यू है उसी को डेल्टा एच कहते हैं। इसे चारों टर्म क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन से।
विपर्करण क्या निकालना है, इंथैल्पी क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी क्या होना है। एक बात और, कहीं पर लिखा रहेगा कोई रिएक्शन हो रहा होगा इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर, क्वेश्चन कर लेंगे ये कैलोरीमीटर, BOMB बॉम्ब कैलोरीमीटर, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना। कहने का उसका मतलब है कि प्रोसेस या रिएक्शन जब हो रहा था कंटेनर में तो वॉल्यूम नहीं बदला था, है ना। तो लिखिए कि इफ द रिएक्शन occurs in bomb calorimeter, if the reaction or process occurs in bomb calorimeter, their volume is remain constant। कैसा प्रोसेस हुआ, isocoric, that is isocoric process, that is our isocoric process। डेल्टा V बराबर 0 ब्रैकेट में लिखिए, डेल्टा V बराबर, बताइए इसका डेल्टा H डेल्टा U बराबर होगा कि ना, बोलिए। ब्रैकेट में लिख देना चाहिए ना, डेल्टा V बराबर 0, तो डेल्टा H डेल्टा U के बराबर होगा ना, P डेल्टा V होता है। अभी क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये गैस allowed to expand in well insulated container,
जितना लिखते हैं लग रहा है उतना ही बड़ा होते जा रहा है। न्यूमेरिकल का सवाल है। लिख दिए। पढ़े नहीं पढ़ते तब ना, क्वेश्चन में पढ़ने दो। A gas is allowed to expand. A well-insulated container against a constant external pressure of 2.5 atm from initial volume 2.5 लीटर to final volume 4 लीटर। क्या पूछते हैं बोलिए। 101.3 जूल है ना, बताए हैं एक दिन, क्वेश्चन दिया नहीं है कुछ वैसे, नहीं दिया है। 101.3 जूल। माइनस में भी है प्लस में भी है शायद ना। क्या बन रहा है? क्या कहता है? गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इन ए वेल इंसुलेटेड कंटेनर। इंसुलेटेड कंटेनर मतलब क्या? इंसुलेटेड कंटेनर है ना, Q बराबर 0। अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर 2.5 atm। एक्सटर्नल प्रेशर के चक्कर में नहीं पड़ना है। वर्कडन जब भी होगा ना, तो इसी वजह से होता है वर्कडन कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी पिस्टन पे लगते रहता है, तभी ना गैस को पिस्टन को धक्का देना पड़ता है ऊपर। एक एटीएम प्रेशर तो लग ही रहा है, तो एक्सटर्नल प्रेशर उसी को कहा जाता है।
तो ये कह रहा है कि एक एटीएम के बजाय जो एक्सटर्नल प्रेशर है बढ़ा एटीएम। नहीं समझे हम क्या बोल रहे हैं? कभी कभी हम उर्दू फारसी नहीं बोलते हैं, बोलते जो है वही। ये पिस्टन था, पिस्टन को गैस धक्का दे रहा था, तो एक्सटर्नल प्रेशर तो लग ही रहा है ना, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है पी लग रहा है, तभी तो इसको धक्का देना पड़ता है। वैक्यूम रहता तो ऐसे ही गिर जाता। तो हमेशा वर्कडन एक्सटर्नल प्रेशर के खिलाफ ही होता है। तो एक्सटर्नल प्रेशर कभी एक एटीएम में तो लिखा नहीं रहता है, अढ़ाई एटीएम में लिख दिया। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर अढ़ाई एटीएम फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम 2.5 लीटर टू फाइनल वॉल्यूम 4.5 लीटर। अब देखिए ये 2.5 एटीएम का प्रेशर लग रहा था ऊपर से पिस्टन पर, तब वॉल्यूम था इसके अंदर 2.5 लीटर, लेकिन गैस इस पे प्रकटन किया और प्रकटन कर करके गैस पिस्टन को धक्का दे दिया, और दे दिया तो वॉल्यूम हो गया 4.5 लीटर। नहीं, वॉल्यूम हो गया 4.5 लीटर। उसी 2.5 एटीएम के अगेंस्ट में धक्का दिया। तो Q बराबर W अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या, डेल्टा U बराबर Q प्लस W, क्या U, ये Q 0 हो जाए, डेल्टा U बराबर 0 प्लस W, तो डेल्टा U बराबर W दैट इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा। तो प्रेशर निकल जाएगा -2.5, वॉल्यूम 4.5 से 2.5, -2.5 गुना 2 -5, एटीएम लीटर, -5 गुना 101.3 जूल, है ना, -500, है ना, 15 505 -505 क्या, अरे तो 506 है ऑप्शन में जी। गजब गधागिरी, मतलब अभी तक के कौन बच्चा है, मतलब ये तो दूध पीने वाला बच्चा जैसा बोलने लग जाता है। ऑप्शन टिक करोगे कि 505.1 और 2 करते रहो। हैं, गुना गलती लिख दिए हैं शायद, 506.1, 5 या 15, 5 बच गया, 1 5 3 6 तो 10, लेकिन अपने ऑप्शन में दिख रहा था 505 इसलिए लिख के छोड़ दिया। ठीक है, एक सवाल और ढूंढे। ये तो एकदम ऐसे ही है जी, 2004 में 4 से 6 3 एटीएम, तो ये ऐसी बन जाएगा, बन जाएगा, बनाइएगा। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन,
कितना होगा बताओ। C3H8 गैस, 5O2 गैस, 3CO2 गैस, 4H2O लिक्विड। देखो ये वाला जब लिक्विड लिखा हुआ है ये तो हमारा क्या जाता है, इसको लेना है ये। तो डेल्टा एन जी बराबर निकाल लेंगे, चूंकि डेल्टा एच बराबर होता है ना डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू पूछ रहा है, बराबर डेल्टा एन जी आर टी ही होगा ना। तो डेल्टा एन जी कितना, तो डेल्टा एन जी आर टी ही तो निकालना है, सिर्फ इसमें करना क्या है, क्या। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट में 3 गो है, ये वाला 3, ये वाला 3, ये वाला नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि लिक्विड है इसलिए नहीं लगा। उधर तो दोनों गैस ही है, इक्वेशन बैलेंस है ना, इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है इसमें चेक कर लेना होता है। तो बैलेंस है तो ठीक है, 5 और यहाँ नहीं कुछ है तब 1, तो 5 1 6, 3 माइनस 6 -3, तो -3 आर टी, क्या -3 आर टी। ठीक है, फिर अगले दिन देखते हैं।